आपने वो फिल्म देखी होगी पद्मावत। उस फिल्म में जो डायलॉग्स आपके सामने दिख रहे हैं, जो 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 नरेशन है, और उस फिल्म का जो मूल है, वो जिस किताब से लिया गया है, वो किताब जिस शख्स की है, वो शख्स गुमशुदा है, लेकिन आज वो शख्स हमारे साथ में है। इतना ही नहीं, वो शख्स इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि मेरे पास एक किताब है जिसका नाम है घर वापसी, 400 साल बाद घर वापसी। इस किताब को लिखने वाली जो मधु धामा है, मधु धामा कभी फरहाना राज हुआ करती थी, और उन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी है, और वो आत्मकथा लिखने वाली पद्मावत वाले राइटर की पत्नी है। क्या गजब इत्तेफाक नहीं कहेंगे इसको। ये है अपने जुनून को, अपनी जिद को जिंदा रखने का तरीका। हमारे साथ तेजपाल सिंह धामा है, बहुत बहुत स्वागत है सर जी। नमस्ते जी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये कि एक ऐसी किताब जिस पर सैकड़ों सैकड़ों थिएटर ड्रामा हो चुके हैं, जिस किताब के ऊपर टीवी ड्रामा बन चुका है, पद्मावत जैसी फिल्म का जो है आधार आपके ही किताब से लिया गया है। हम उसके बारे में बाद में बात करेंगे, पहले घर वापसी के बारे में बात करते हैं। ये किताब आपकी पत्नी ने लिखी थी, जो कि पहले मुस्लिम थी, फिर वो हिंदू हुई जी। तो वो ये किताब उनकी आत्मकथा है। हाँ, उन्होंने 2003 में ये उर्दू में आत्मकथा अपने लिखी थी। उसके बाद जीवन में कुछ घटनाएं बढ़ती गई तो वो अपडेट हुई। और इस किताब को लेके एक जो सबसे बड़ा हमें संघर्ष ये करना पड़ा कि किसी साउथ इंडियन एक बहुत बड़ी फिल्म डायरेक्टर प्रोड्यूसर ने इस पे एक फिल्म बना दी करोड़ों रुपए लगा के। और जब हमें उस फिल्म की थीम का पता चला तो हमने कड़कड़डुमा कोर्ट में केस किया था, लेकिन वो केस हार गई। वो हारने के बाद वो सुप्रीम कोर्ट में चली गई, और पिछले ही महीने सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया, वो हमारे पक्ष में आया कि कड़कड़डुमा कोर्ट ही इसका फैसला करे, किताब की जांच करे, उनकी जीवनी की जांच करे कि क्या घटनाएं घटी। और सुप्रीम कोर्ट में वो लेडीज हार गई। हालांकि फिर भी 2 जनवरी 2026 उन्होंने रिलीज डेट रखी है। अच्छा, पिक्चर का नाम बताना चाहेंगे? नहीं, पिक्चर का नाम तो उन्होंने आज़ाद भारत रख दिया उसका, लेकिन वो अभी चर्चा में नहीं की। चलिए, ये जो किताब है आपका, मैं जानना चाहता हूँ तेजपाल जी, किस तरीके से ये जो कहानी थी, आपसे आपकी पत्नी कैसे मिली, और जब मिली तो क्या उस समय वो फरहाना ताज के रूप में थी, और उनकी ये जो घर वापसी उनको जो है आपने दिखाया, बड़ा संघर्ष रहा होगा। हाँ, देखिए, जो उनके परिवार की कहानी तो ये है कि आज से 400 साल पहले उनके पूर्वज जो थे वो सरदाना में रहते थे, और वहाँ पे उस समय औरंगजेब का शासन था। तो वो जब मुसलमान बनाए गए तो उनके परिवार जो पूर्वज थे वो बहुत बड़े शिव भक्त थे। तो जिस पात्र से वो शिव जी को जल चढ़ाते थे, उस पे उन्होंने उस समय संस्कृत में लिख दिया कि हम आज विवश होके इस्लाम कबूल कर रहे हैं, लेकिन हमारे जो है आने वाली पीढ़ी इस पात्र को हमेशा रखे, और कभी भी अवसर मिले तो वो अपने मूल धर्म में लौट आए। तो मजे की बात यह है कि 400 साल से वो पात्र आज भी उनके घर में है, और उसको संस्कृत में वो लिखा हुआ। तो मैंने डिकोड करके उनको बताया था एक बार कि देखो इस पे क्या लिखा हुआ, लेकिन वो जो वापसी की बात है तो एक्चुअल उन्होंने स्वामी दयानंद सरस्वती जी का सत्यार्थ प्रकाश पढ़ने के बाद वो वैदिक धर्म अंगीकार उन्होंने किया था। क्या बात है। आप इतने सरल और सहज हैं, आपने अब तक जो है कई किताबें लिखी हैं, आपके पास फहरिस्त है किताबों की। उन किताबों में से एक किताब वो भी है जिस पर जो है पद्मावत जैसी फिल्म बेस्ड थी। हाँ, देखिए, क्या नाम था उस किताब का? अग्नि की लपटें, जो रानी पद्मिनी पे बनी हुई है। तो मुझे नहीं पता था, मेरे पास एक बार फोन आया कि हम एक ड्रामा खेलना चाहते हैं, आपकी किताब है उसके राइट्स चाहिए। तो मैंने कहा खेल लीजिए, राइट्स की क्या जरूरत है। बोले नहीं, फिर भी लिखित में दे दो। तो मैंने कहा कि मैं लिख देता हूँ, मैंने ईमेल पे लिखा। बोला नहीं, हम एक एग्रीमेंट बना के लाएंगे, आप बताइए क्या चाहिए। तो मैंने मजाक में ऐसे बोल दिया कि बेटी एक स्कूटी चाहिए, तो स्कूटी का खर्च दे देना। बोले डन। तो फिर मेरे को दिल्ली में किसी होटल में बुलाया, तो वहाँ पे जब एग्रीमेंट पे साइन कराने लगे तो तब मैंने कहा कि ये तो जो सामने शख्स बैठे हैं वो कि ये तो बहुत बड़े प्रोडक्शन हाउस है। अब तो फिल्म के लिए आप तो थिएटर बोल रहे थे। बोले आप नहीं, आपने प्रॉमिस कर दिया ना। अच्छा। तो फिर बोले कि इसमें से हम कुछ भी काट छाट नहीं करेंगे। तो जो उन्होंने फिल्म बनाई वो फिल्म
99% वो उपन्यास की कहानी है, क्योंकि उन्होंने फिल्म में एक जगह लिखा कि ये जायसी के पद्मावत पे है, लेकिन जायसी के पद्मावत में तो हीरामन नाम का एक तोता है जो दोनों की बातें करवाता है। वो तोता आपको फिल्म में नहीं मिलेगा। तो वो कहानी उन्होंने उस उपन्यास से ली, उसमें क्रेडिट भी उन्होंने दिया है, नाम का स्पेशल थैंक्स वगैरह। बिल्कुल, तेजपाल सिंह धामा आपको फिल्म में जो है आपको इस स्क्रीन पे क्रेडिट भी मिल जाएगा। वापस इस किताब पे आते हैं। इस किताब के कई संस्करण आ चुके हैं तेजपाल जी। ये किताब लोगों के जिसके भी हाथ में गई है वो पूरी की पूरी पढ़ने के बाद ही आदमी छोड़ता है, और इस किताब को बहुत ज्यादा सम्मान भी मिला हुआ है। मैं जानना चाहूंगा इस किताब की कहानी बेसिकली क्या ये मधु धामा की अपनी जिंदगी पे आधारित है? जी, उन्होंने लिखा कि 400 साल पहले औरंगजेब के ज़माने में उनके पूर्वज कैसे वो इस्लाम ग्रहण किया, और 400 साल बाद उनके जो पूर्वजों ने वो कैसे सरदाना से और हैदराबाद में निजाम सरकार के उसमें एक प्रतिष्ठित पद पे हुआ, एक प्रभावशाली परिवार बना, एक ऐसा परिवार कि जिन्होंने एक अलग देश बनाने की भी कोशिश की। ऑपरेशन पोलो के तहत वो सब ध्वस्त हुआ, और फिर कि वो खुद किस तरह उनका हृदय परिवर्तन हुआ, परिवार से क्या संघर्ष हुआ, कोर्ट कचहरी ये सब। ये लड़ाई बहुत 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 बड़ी और बहुत कठिन है। कायदे से देखा जाए तो मैं जहाँ जिस तरीके की चीजें देख रहा हूँ, हमें लगता है कि इस लड़ाई को लड़ने के लिए न सिर्फ अपने अंदर की जिजीविषा बहुत स्ट्रांग चाहिए तेजपाल जी, बल्कि आपको बाहर भी बहुत सारे लोगों से लड़ना पड़ता है। हाँ, देखिए, जब पहली बार मेरी श्रीमती अपने मतलब मेरे घर आई, ससुराल गई, तो उनके हाथ का बनाया हुआ खाना के सबने खाने से मना कर दिया था, और जिस बर्तन में पकाया वो बोले कि अलग ही रखो, हमें छूना नहीं है। हालांकि ये 27-28 वर्ष पुरानी बहुत पुरानी बात है काफी उस समय, लेकिन उस समय छुआछूत ये सब होता था बहुत ज्यादा। तो अभी तो आज के युग में तो एक आम बात हो गई, ये छुआछूत वगैरह वो सब नहीं रहा, लेकिन उस समय तो बहुत। इस किताब में एक चीज और देखने को मिल रही है। इस किताब में आपके जितने भी नाटक हुए हैं, इस घर वापसी किताब के ऊपर जितने भी नाटक हुए हैं, उन सारे नाटकों के कई सारे फोटोज हमको यहाँ देखने को मिल रहे हैं, और ये देखकर मुझे एहसास हो रहा है कि इस किताब में जो भी चीजें हैं, खासतौर पे आप देखिए यहाँ पे इस किताब में एक लोकार्पण का भी जो है फोटो है, जिसको चंद्र प्रकाश द्विवेदी जी ने किया था। इसके बारे में कुछ बताएंगे? ये जो पुस्तकालय बनाया गया नीरा आर्या, इसके बारे में कुछ बताएंगे? ये क्या था? देखिए, हमने अपने बुढ़ापे के लिए एक मकान बनाया था, जिसमें हमने लगभग 80 लाख रुपए इकट्ठे किए, और 6-7 लाख रुपए हमने जो है वो ब्याज पे भी लिया। लेकिन जब हमने लाइब्रेरी बनाया, वो घर बनाया, तो पत्नी ने ऐसे ही पूछा कि यहाँ पे डिग्री कॉलेज कितने हैं? मैं बोला 2 डिग्री कॉलेज है, 5 इंटर कॉलेज है। बोला पब्लिक लाइब्रेरी देखने का मन करता है कहीं? तो वहाँ पे कोई पब्लिक लाइब्रेरी नहीं थी। बोले कि बच्चे फिर किताबें कैसे पढ़ते हैं? मैं बोला नहीं है तो स्कूल में होगी ना। तो बोले नहीं, जनरल लाइब्रेरी होनी चाहिए ना आम आदमी के लिए। तो मैं बोला कि फिर, तो बोले हम वो नीरा आर्य जी के नाम पे एक पब्लिक लाइब्रेरी बना देते हैं, स्मारक बना देते हैं इसको। तो कि हम रहेंगे कहाँ? बोले वो तो किराए पे रह लेंगे, उसमें क्या, अभी 20 साल ही तो और जीना है ना। तो सर मैं बस ये कहना चाहूंगा आपसे कि ऐसे लोगों की वजह से ये वो सुपर हीरोज हैं जिनके सर पे जो है ना वो टोपी नहीं होती, उड़ने वाला फर नहीं होता, लेकिन ऐसे सुपर हीरोज की वजह से इंसानियत भी जिंदा है और अपना देश भी आगे बढ़ रहा है। आपने अपना घर 80 लाख रुपए लगा के बनाया, और उस घर में घुसने की बजाय उसको मतलब पब्लिक लाइब्रेरी बना दिया। नहीं, खाली पब्लिक लाइब्रेरी नहीं बनाई, उसमें हमने बागपत डिस्ट्रिक्ट में जितने भी फ्रीडम फाइटर हुए, चाहे वो असहयोग आंदोलन में जेल गए हो या आज़ाद हिंद फौज में रहे हो, हमने सभी की उसमें प्रामाणिक जीवनी और उनके फोटोग्राफ्स रखे हैं। उस पर एक किताब भी बनाई है, और सबके बड़े बड़े होर्डिंग बना के दीवारों पे वो लगाए हैं। तो वो एक स्वतंत्रता सेनानी, यानी कि पूरे जिले के जितने भी फ्रीडम फाइटर है, सबके वहाँ पे फोटोग्राफ्स मिलेंगे, प्रामाणिक जानकारी मिलेगी, प्रामाणिक जीवनी मिलेगी, और वो सब पुस्तक के रूप में भी मिलेगी, जिसका नाम रखा हमने बागपत के चिराग। तो उसमें तकरीबन 426 फ्रीडम फाइटरों का पूरा एक डेटा है, जो पिछले दिनों बाई चांस बागपत के डीएम ने भी वो जब आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जाने लगा तो वो डेटा हमसे मांगा कहीं शेयर करने के लिए, छापने के लिए। तो वो हमने एक सुरक्षित रखा कि आने वाली पीढ़ी कम से कम फ्रीडम, जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी है, उनके बारे में पढ़े और वो वहाँ पे एक सुरक्षित मिले।
क्या बात है सर, क्या बात है। ये एक और सवाल, अभी आप अभी इस समय क्या किसी किताब पे काम कर रहे हैं? कोई किताब लिख रहे हैं? आपने तो बहुत सारी किताबें लिख डाली हैं अब तक, और आगे अब क्या आपने अपने जीवन में अब आगे क्या सोचा है? नहीं देखिए, दरअसल हम वेदों को फॉलो करते हैं, लेकिन हम जब भी किसी भी वेद को पढ़ते हैं तो बड़ी श्रद्धा से पढ़ते हैं, लेकिन हमें कुछ मिलता नहीं है, हाथ पल्ले नहीं लगता। समझ नहीं आता, आप मतलब किसी का भी बेसिक भाष्य पढ़ें। मतलब समझ नहीं आता, ये कहने का मतलब। हाँ। तो एक बहुत बड़े विद्वान थे दक्षिण भारत के, जिसको हिटलर ने भारत से उठवा के जर्मनी बुलाया था, उन्होंने वेदों का भाष्य किया, हमने वो पढ़ा है। तो हमने अभी एक किताब लिखी, श्रीमती जी ने लिखी, वो उर्दू में भी लिखी, हिंदी में भी लिखी। तो वो वेदों के मंत्र डिकोड करके उसका नाम रखा वेदों से विज्ञान तक। वेदों से विज्ञान। हाँ, तो वो जो है, अब उस किताब को अगर आप पढ़ेंगे तो पढ़ने के बाद ये नहीं कहेंगे कि वेदों में कुछ नहीं मिलता, आप निश्चित रूप से यही कहेंगे कि वेदों में बहुत कुछ है, सब कुछ है, और मेरे लिए उपयोगी है। उसमें निश्चित रूप से जो भी पढ़ेगा उसके लिए वो उपयोगी है, उसको वो उपयोग में ला सकेगा, उसमें कुछ ऐसी बातें हैं। क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया तेजपाल जी। मैं आपका बहुत साधुवाद करूंगा, क्योंकि आप जैसे लोग इस देश के वो नायक हैं जो वाकई, जिनको कैप की जरूरत नहीं है, वो अपने कर्म से ही इनके जो जानता है वो मानता है कि यही लोग अपने जो भूत की थाती है, जो भूत है, जो हमारा मूल है, उसको समेटे हुए हैं, उसको सजाए हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, धन्यवाद सर।